अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ही खैर आफियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही टर्म 2 के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए टर्म 2 का फाइनली CBSE बोर्ड ने आपके लिए टर्म 2 का पेपर सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इस सैम्पल पेपर में आपको पूरा कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको हर कोर्स से रिलेटेड हर बात आपको इस कोर्स में पता लग जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखते वक्त सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को पसंद आने पर इसमें कमेंट ज़रूर करेंगे। और सब्सक्राइब तो आप मेरा वीडियो कर ही चुके हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर रहेंगे नहीं, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, आज टर्म 2 से रिगार्डिंग आज आपके लिए वीडियो आया है। इसमें टर्म 2 से का में जो भी आपका सिलेबस आने वाला है, टर्म 2 में आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, उन तमाम ही बातों को हम इसमें जानेंगे। इस वीडियो में हम जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और आपको तमाम बातें हम आपको इसमें बताते चलेंगे। सबसे पहले एक मैंने कॉर्नर में लिखा है, ये बात कोई नहीं बताएगा। क्या लिखा है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि कौन सी बात है और कौन नहीं बताएगा। तो मैं आपको ये बात बताता चलता हूँ कि भले ही CBSE ने आपको सिलेबस कुछ भी दिया हो, सिलेबस रिगार्डिंग कुछ भी बातें बताई हो, जब CBSE किसी पेपर को लॉन्च करती है, जब CBSE सबसे पहले किसी पेपर का पैटर्न कोई फॉर्म बनाया करती है, तो सबसे पहले उस पैटर्न में उस फॉर्म में क्या करती है, उन सवालों को चुनती है जिस सबक से, जिस चैप्टर से आपके लिए सवालात एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि जो सवाल इस सैम्पल पेपर में आए हैं, जो सवाल इस सैम्पल पेपर में आपको बताए जाएंगे, जो सवाल सैम्पल पेपर के लिए CBSE ने चुने हैं, आप पूरी नहीं बल्कि 100% उम्मीद लगा लीजिए कि उन चैप्टर्स में आपके सवालात आने बिल्कुल लाजमी हैं। दूसरे चैप्टर से आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है उनसे ना भी आए, लेकिन ये चैप्टर आपकी कंफर्म है। इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आपके आएंगे और आपको दूसरे चैप्टर्स पर इतने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपके लिए जो बड़े MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं रखे गए हैं। ठीक है, इसमें MCQ बेस्ड जो होते हैं सवाल वो आपके नहीं रखे गए हैं। इसमें मारूजी सवाल को शामिल नहीं किया गया है। इसमें निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चंस को, तफसीली सवालों को भी शामिल नहीं किया गया है। छोटे सवाल हैं और छोटे ही जवाब हैं। बहुत ही स्पीडली आप उन आंसर को कर लेंगे, बहुत ही जल्द हम उनका आंसर दे देंगे। इसमें जो आपको पेपर दिया गया है, सबसे पहले पेपर को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सी बातें इसमें हैरान कर देने वाली थी कि इसमें कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं हैं और बहुत ही आसान सवाल हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं और इतनी ही आसान आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको इतनी ज़्यादा डरने की, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जिन सवालों को इसमें शामिल किया गया है वो सारे सवालात के वीडियोज़ हम बना चुके हैं और आप उन सभी चैप्टर्स के वीडियो, ग्रामर से रिलेटेड वीडियो, कवायद के वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा ध्यान दिलाने वाली बात आपको ये है कि अब जो वीडियो जितने भी आपके आने वाले हैं, चूँकि पूरी किताब के सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, सारी किताब के सारे सवाल को मैं करा चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है, अब जो वीडियोस जो भी आने वाले हैं वो आपके सिर्फ एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड वीडियो ही आने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम ही दोस्तों में इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, तो आइए आपका समय ज़्यादा खराब ना करते हुए, आपके वक्त को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सैम्पल पेपर। यह है सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 2021-22 कोर्स A कोड 003। ठीक है, 10th में 2 हैं, कोर्स A और कोर्स B। कोड 003 और कोड 303, 2 अलग अलग कोड शामिल होते हैं। ये कोड A का वीडियो है। अगर कोई बच्चा कोड B का वीडियो देख रहा है तो उसके लिए दूसरा वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। टाइम 120 मिनट और सब्जेक्ट उर्दू, मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का आपका पेपर है। टोटल इसमें 22 सवालात हैं, लेकिन 22 के 22 आपको नहीं करने हैं। उसमें कुछ अथवा वाले, कुछ और वाले क्वेश्चन दिए हैं। अब उन सवालों को किस तरह हल करना है, उन सवालों को किस तरह में फेस करना है, वो सब बातें मैं आपको वीडियो में बताता चलूँगा। ठीक है, हिदायत, मंदरजा झेल सवालात के जवाब हर हिस्से में मौजूद हिदायत के मुताबिक तहरीर करें। जो भी आपको हिदायत दी गई है उन हिदायत के तौर पर ही आपको क्या करना है, पेपर को
हल करना है। आपका पेपर क्या है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 2 पैसेजेस वाला है, पार्ट बी में कुछ ग्रामर किताब वाला है और पार्ट सी में थोड़े कौन सा वाला है, दूसरी किताब वाला है, ग्रामर से रिलेटेड आपके उसमें सवालात दिए गए हैं। अब सवालात का सिस्टम क्या रहने वाला है, आइए हम एक एक करके सवालात को पढ़ते हैं और आपको जवाबात बताते चलते हैं। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबासात में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और उसमें मौजूद सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 क्या है, गैर दरसी यानी जो दर्स में नहीं है, जो आपके निसाब में, आपके चैप्टर्स में, आपके बुक में जो नहीं है। ऐसे 2 आपको पैसेज दिए गए हैं। एक पैसेज तो आपको है नस्र वाला, एक पैसेज है नज़्म वाला, ठीक है। एक नज़्म वाला पैसेज दिया गया है, एक नज़्म वाला इक़्तिबास दिया गया है, एक नस्र वाला इक़्तिबास दिया गया है। आपको जो आसान लगे, आपको जो इजी लगे, आपको उनमें से 2 में से कोई भी एक पैसेज के जवाब इसमें से देने हैं। सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है और पैसेज में इस इक़्तिबास को पढ़ने के बाद उसमें 5 छोटे छोटे सवालात आपसे पूछे जाएंगे। आप उन 5 छोटे छोटे सवालात के जवाब देने हैं और सभी के एक नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इक़्तिबास पहला क्या है, पहले नस्र वाला इक़्तिबास है। इक़्तिबास कुछ इस तरह का है, उस ज़माने के सबसे मशहूर गज़ल गो मीर तक़ी मीर हैं जो आगरा के रहने वाले थे। उनके बाप जो मीर अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे, सूफ़ी किस्म के आदमी थे। ना उन्हें घर की ज़्यादा फ़िक्र थी, ना मीर तक़ी मीर की। इस पर गज़ब ये हुआ कि अभी मीर की उम्र 11-12 साल की थी। बाप उस दुनिया से सुधार गए। बाप उस दुनिया से क्या हो गए, सुधार गए, दुनिया से सिधार गए। मीर के सौतेले भाइयों ने उन्हें बहुत तकलीफ़ दी। उसका जिक्र उन्होंने अपनी फ़ारसी सवाने उमरी ज़िक्र मीर में बड़े दर्दनाक ढंग से किया है। उसी हालत में आगरा से दिल्ली चले गए, वहाँ तकलीफ़ें झेलते रहे, तरह तरह की नौकरियां करते रहे। दरमियान में कुछ दिनों के लिए दिमाग पर भी असर हो गया था, यानी थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो गया था। परेशानी की इंतहा नहीं रह गई थी। एक तरफ दिल्ली की हालत ख़राब थी, दूसरी तरफ खुद मीर की हालत ख़राब थी। उन्होंने उसका सारा कड़वापन अपनी गज़लों में भर दिया। अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों को, अपनी ज़िंदगी में आने वाले तमाम दर्द को अपनी शायरी में उन्होंने भर दिया। अब आप लोग सोचोगे ये तो हमारी किताब में है ही नहीं, ये चैप्टर तो हमारी किताब में, हमारे निसाब में है ही नहीं। तो बच्चों, ये गैर दरसी इक़्तिबास है जो कि आपकी किताब में शामिल नहीं है, किसी दूसरी किताब से इसको लिया गया है, ठीक है। जान पहचान के जो 5-6 भाग हैं उनमें से ही किसी में से इस इक़्तिबास को चुना गया है। अब देखिए सवालात क्या हैं। पहला सवाल है, मीर तक़ी मीर किस सिन्फ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? तो जवाब है, मीर तक़ी मीर गज़ल गोई के लिए मशहूर हैं। ये जवाब मैंने आपको वर्बली बता दिया है। फिर भी अगर आपको जवाब चाहिए तो इसकी PDF मैं आपको मेंशन कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके इसके आंसर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2, मीर तक़ी मीर के वालिद किस तरह के आदमी थे? तो जवाब है, मीर तक़ी मीर के वालिद किस तरह आदमी थे? सूफ़ी किस्म का आदमी थे। अगर आपने पैसेज को ढंग से पढ़ा होगा तो आप इनके जवाब बड़ी आसानी से दे पाओगे। सवाल नंबर 3, मीर की उम्र उस वक्त क्या थी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ? तो जवाब है कि मीर की उम्र उस वक्त 11 बरस की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 4, मीर के सौतेले भाइयों ने उनके साथ कैसा सलूक किया था? जवाब है, मीर के सौतेले भाइयों ने उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी थी, बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई थी। सवाल नंबर 5, मीर की फ़ारसी सवाने उमरी का नाम क्या है? तो आपको जवाब लिखना है, मीर की सवाने उमरी का नाम है ज़िक्र मीर। ऐसा नहीं आपको सिर्फ ज़िक्र मीर लिख कर आ जाना एग्जाम में, बल्कि पूरा जवाब देकर आना है, ठीक है। पूरा जवाब लिखना है, मीर की फ़ारसी सवाने उमरी का नाम ज़िक्र मीर था, ठीक है। आपको पूरा मेंशन करके आना है। अब है ब, ठीक है। अब है ब, इसमें पहले नस्र वाला इक़्तिबास शामिल किया गया था, अब नज़्म वाला इक़्तिबास शामिल किया गया है। आप चाहें वो 5 जवाब दे सकें तो वो दे सकते हैं। अगर आपको वो 5 सवाल के जवाब नहीं आते हैं तो आप इस 5 सवाल के जवाब भी दे सकते हैं जो इस इक़्तिबास पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इक़्तिबास क्या है, पहले इक़्तिबास को पढ़ेंगे। इक़्तिबास क्या है, किस कदर ठीक ये कहावत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ज़िंदगी का मज़ा इसी में है, आदमी का भला इसी में है, तंदुरुस्ती ना हो तो आफत आए, हर खुशी जाए जान पर बनाए, वक्त बेवक्त मुँह न जुटलाओ, वक्त पर खाओ भूख में खाओ।
यही बच्चों की है खुदा से दुआ, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी हो अता, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी हो अता। यही बच्चों की है खुदा से दुआ, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी हो अता। ठीक है, तो ये एक शायर है, अशार हैं जो किसी की दूसरी किताब से लिया गया है, गैर दर्सी है, आपके निसाब में शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको तमाम सवालात बहुत ही आसानी से आप दे पाएंगे। आपको सिर्फ एक सत्र में ही इसका जवाब देना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बड़ा इसका लंबा जवाब नहीं देना है। सवाल नंबर 1, तंदुरुस्ती को किस चीज़ से ताबीर किया गया है? तो आपका जवाब लिखना है, तंदुरुस्ती को हज़ार नेमत से ताबीर किया गया है। सवाल नंबर 2, ज़िंदगी का मज़ा किस चीज़ से हासिल है? तो जवाब लिखना है, ज़िंदगी का मज़ा किससे हासिल है? ज़िंदगी का मज़ा तंदुरुस्ती से हासिल है। सवाल नंबर 3, तंदुरुस्ती ना होने पर क्या चीज़ आती है? तंदुरुस्ती नहीं होती तो क्या चीज़ आती है? तो जवाब लिखना है, तंदुरुस्ती ना होने पर आफत आती है, हर खुशी रुखसत हो जाती है, चली जाती है, और हर इंसान की जान परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। सवाल नंबर 4, आदमी को कब खाना खाना चाहिए? तो क्या जवाब है, आदमी को उस वक्त खाना खाना चाहिए जब उसे भूख लगे। ठीक है, भूख लगने पर खाना खाना चाहिए। सवाल नंबर 5, बच्चों ने खुदा की किस चीज़ की दुआ मांगी? तो जवाब है, बच्चों ने खुदा से तंदुरुस्ती की ज़िंदगी वाली दुआ मांगी है। अब है सवाल नंबर 2। अब क्या है? सवाल नंबर 2। अब है सवाल नंबर 2। मंदरजा झेल दर्सी इक़्तिबासात में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और उसमें मौजूद सवालों के जवाब लिखिए। 5 × 1 = 5। सॉरी, 5 सवाल दिए गए हैं। अब ये 2 इक़्तिबास दिए गए हैं जो एक नस्र पर आधारित है, एक नस्र पर मबनी है, दूसरा नज़्म पर मबनी है, नज़्म पर मुश्तमिल है। तो आपको इजी लगे तो नज़्म वाला कर सकते हैं और इजी लगे तो आप नस्र वाला, जो भी आपको बेटर लगे वो आप कोई भी एक चुन सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें आपको ईजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला इक़्तिबास पढ़ेंगे। अलिफ, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली की तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी ही में उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया का नाम भी शामिल कर लिया था। इल्तुतमिश की वफ़ात के बाद दरबार में वज़ीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने ये पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्तो ताज की मालिक हो। रज़िया ने देखा तो अमीरों से कहा, मेरे औरत होने पर एतराज़ है तो मैं अमन की खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। आओ सब मिलकर उससे वफ़ादारी का अहद करें। ठीक है, ये क्या है? इक़्तिबास है। अब आप यही पूछोगे, ये इक़्तिबास भी हमारे निसाब में शामिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये शामिल नहीं है। ये 10th की कोर्स बी की जो जान पहचान की किताब है, ये इक़्तिबास उससे लिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आप इजीली सवालों के जवाब दे पाएंगे। आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होगा, बशर्ते कि आप ढंग से सवालों को, ढंग से पैसेज को पढ़ें, उसको गौर से पढ़ें। सवाल नंबर 1 क्या है इसका? दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली मल्लिका कौन थी? बहुत ही आसान जवाब है, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली मल्लिका रज़िया सुल्तान थी। कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जवाब लिखेंगे, रज़िया सुल्तान बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। सवाल नंबर 3 है, दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश ने अपना जानशीन किसे मुकर्रर किया था? तो जवाब लिखेंगे, दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश ने अपना जानशीन रज़िया सुल्तान को मुकर्रर किया था। सिर्फ ऐसा नहीं लिखना रज़िया सुल्तान, इतना छोटा सा नहीं लिखना, पूरा डिटेल में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलें। बहुत ज़्यादा सफाई के साथ अपने जवाबों को लिखना है। सवाल नंबर 5 है, इल्तुतमिश की वफ़ात पर जब वज़ीर ने बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो किन लोगों ने उसे पसंद नहीं किया? तो जवाब लिखना है कि इल्तुतमिश की वफ़ात पर जब वज़ीर ने बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने उसे पसंद नहीं किया, जैसा कि पैसेज में दिया गया है। आप इजीली उसका जवाब दे सकते हैं। अब ये था इसका नस्र वाला पोर्शन। ठीक है, अब आते हैं हम नज़्म वाले पोर्शन में। किस पर आते हैं? नज़्म वाले। अब ये जो पैसेज है,
अब ये जो पैसेज है इसको आपको ढंग से पढ़ना है और उसके जवाबात को आपको देना है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या कर नहीं आती। कुछ काबे किस मुंह जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत खूबसूरत गज़ल है, किनकी है? गालिब साहब की है। अब हम क्या करेंगे, इसके जवाबात देंगे एक एक पढ़ पढ़ के। पहला सवाल क्या है, इस गज़ल का मतला लिखिए। मतला किसे कहते हैं इसका मैं पूरा वीडियोस बना चुका हूं, आप वीडियोस आराम से देखें। एक एक चीज़, जितने भी चैप्टर हैं सभी वीडियो बनाए गए हैं, उसमें बताया गया है गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। तो चूंकि इसका पहला मिसरा क्या है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, दो मिसरों से एक शेर बनता है और पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। दूसरा सवाल है, उम्मीद बर आना से क्या मुराद है। एक मुहावरा है, ठीक है। उम्मीद बर आना से क्या मुराद है, उम्मीद बर आना से मुराद है उम्मीद पूरी होना, उम्मीद पूरी होना, दुआ पूरी होना। सवाल नंबर 3 है, शायर को क्यों रात भर नींद नहीं आती। तो जवाब लिखना है, सवाल नंबर 3 का जवाब क्या लिखेंगे, जिंदगी की परेशानी और मुसीबतों की वजह से शायर को रात भर नींद नहीं आती है। जिंदगी से इतना परेशान हो चुका है कि उसे नींद नहीं आती है। सवाल नंबर 4, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी। इस मिसरे में आगे के मानी क्या है। आगे का मतलब तो आगे ही होता है, आने वाली चीज़, लेकिन इस मिसरे में आगे का मानी है पहले पहले। इसमें आगे का मतलब है पहले के दिन, बीती हुई बातें, बीता हुआ कल। आगे का मानी है पहले के हैं, ठीक है। आगे का मतलब पहले से कह रहा है। आगे आती थी अपने दिल पे हंसी, हाले दिल पे हंसी, यानी पहले अपने हाल पे हंसी आती थी, अब नहीं आती है। सवाल नंबर 5 है, इस गज़ल में मख्ता कौन सा शायर है। मख्ता में कौन सा शेर है। मख्ता किसे कहते हैं, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, मख्ता कहलाता है। मख्ता की खासियत क्या होती है, उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया करता है। तो जवाब क्या है इसका, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये इस गज़ल का क्या है, आखिरी शेर है। गज़ल का क्या है, आखिरी शेर है। उसका क्या देंगे हम, जवाब लिखेंगे। यही इसका क्या है, मख्ता है। अब है पार्ट बी, यानी कि पहले आपसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे, 2 इख्तबासात आपको दिए जाएंगे, एक नज़्म से एक नसर से, ठीक है। वो 2 इख्तबास गैर दर्सी होंगे। उसके बाद 2 इख्तबास लिए जाएंगे, वो होंगे दर्सी, यानी आपके चैप्टर से, आपके निज़ाम में शामिल होंगे। इसके बाद है पार्ट बी। क्या है पार्ट बी, इसमें आपको 10 सवाल दिए गए हैं, 10 में से आपको 6 के ही जवाब देने, 10 में से आपको 6 के जवाब देने। इनके जवाब थोड़े से बड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर एक सवाल के जवाब में आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 3 नंबर मिलने वाले हैं, और 6 जवाब करने के बाद आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। इस बात की गलती कभी मत कीजिएगा, इस बात को कभी मत दोहराइएगा कि अगर आपको 10 सवाल के 10 सवाल आते तो आप 10 के 10 जवाब लिख कर आ जाए कि टीचर आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। बेटा पेपर 40 नंबर का है, तो 40 का आपको 60 नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आप ज़्यादा लिखें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बल्कि जो नंबर मिलने वाले होते हैं उसमें से भी नंबर काट लिए जाते हैं। अगर टीचर थोड़ा सड़ू हुआ, मेरी तरह हुआ, तो आपके नंबर है जिसमें से भी नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप बेहतर इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें। जो हिदायत आपको दी गई, कहा गया है कि 10 में से 6 के जवाब लिखने, तो आपको 6 के ही जवाब देने हैं। जो सवाल आपको ईजी लगे उसी के आपको जवाब देने हैं। मुश्किल लगता हो तो आप उसके जवाब मत दीजिए। जो सवाल आपको बेहतर आता है उसका जवाब देने की आप क्या करें, कोशिश करें। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 पहला इक्तबास वाला, गैर दर्सी वाला, फिर सवाल नंबर 2 दर्स वाला, आपके निसाब वाला। अब है सवाल नंबर 3, इस्म की कितनी किस्में हैं। तो जवाब लिखना है, इसमें की 2 किस्में हैं, इसमें ख़ास, इसमें आम। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल मुहावरों के मानी बताइए और उनका जुमलों में इस्तेमाल भी कीजिए। जुमले हैं, इनको पढ़ना है और बाद में जुमले में भी इस्तेमाल करना है। पहला मुहावरा है, खोपड़ी में ना समाना। इसका मतलब क्या है, समझ में ना आना। इसको आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि उस्ताद ने हमें हिसाब ऐसे समझाया कि हमारी खोपड़ी में ही नहीं आया, हमारी खोपड़ी में नहीं आया, यानी हमें समझ में नहीं आया। दूसरा है आब होना। आब होना, आप फारसी का लफ्ज़ है, आपका मतलब होता है पानी, आपका मतलब होता है पानी। आब होना मतलब है पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना। आब होना मतलब क्या है, शर्मिंदा होना। कि जब अहमद की बात इतनी पेचीदा थी, अहमद की बात इतनी पेचीदा थी, वो हमेशा मुझे सिगरेट के लिए कहा करता था कि सिगरेट पीना बुरा है, और जब मैंने उसे सिगरेट पीता हुआ देखा तो वो आब हो गया, यानी वो शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया, मैं हमेशा सिगरेट बुरा ही करता हूँ, ठीक है। अगला है आँख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना।
कि लल्लू अपनी माँ का आँख का तारा है। लल्लू अपनी माँ की आँख का तारा है। लल्लू, साहिल, मोती, कुछ भी लिख सकते हो कि कोई भी किसी का आँख का तारा हो सकता है। हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद क्या होती है? आँख का तारा ही होती है। अब है सवाल नंबर 5, मख्ता किसे कहते हैं? मिसाल भी दीजिए। मख्ता किसे कहते हैं? मिसाल भी दीजिए। तो आपको क्या लिखना है इसमें जवाब लिखना है, गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं। गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर एक शेर ये समात फरमा लीजिए, जैसे मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये मख्ता हो गया, इसमें मीर तकीमीर का क्या गया? नाम आ गया। अभी ऊपर एक शेर गया था, काबे किस मुँह को जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो गालिब साहब का नाम आ गया, वो क्या हो गया? मख्ता हो गया। यही क्या कहलाता है? मख्ता कहलाता है। कोई भी शेर आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, इकबाल की नज़्म निगारी की खूबियाँ इख्तिसार के साथ बयान कीजिए, यानी तफसील से बयान करनी है। इकबाल के बारे में चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। इकबाल का शुमार उर्दू के मशहूर मकबूल शायरों में होता है। उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए बुलंद ख्याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ पसंदी, बुलंद किरदारी और इंसानी हमदर्दी का पैगाम दिया है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं और उर्दू के सबसे फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने नज़में लिखी हैं, उनमें ये सारी खुसूसियात पाई जाती है। इस तरह आप कम से कम 4-5 लाइनों में अपनी बात को लिख सकते हैं। किनके बारे में? गालिब इकबाल साहब के बारे में। ठीक है, अल्लामा इकबाल के बारे में आप ये बातें लिख सकते हैं। अगला है सवाल नंबर 7, शाहिर लुधियानवी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। आपने देखा होगा कि हम जब भी कभी आपको मैं कोई भी वीडियो पढ़ाता था, कोई भी वीडियो में आपको चैप्टर का पढ़ाता था, सबक के शुरू होने से पहले मैं उसके शायर के बारे में, उसके मुसन्निफ़ के बारे में मुख्तसर तारुफ आपको ज़रूर बताया करता था। क्यों? क्योंकि उनसे सवालात आते हैं, इसीलिए मैं सारी बातें आपको खोल के तफसील से बयान करता था कि ताकि आपको हर बात क्या रहे, आपके जहन में रहे। अगर आपने नहीं वीडियो देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। सवाल नंबर 7, शाहिर लुधियानवी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो आप जवाब लिखेंगे, शाहिर लुधियानवी उर्दू के मशहूर शायर थे। उनका पूरा नाम अब्दुल हई था। क्या था? अब्दुल हई। वो शाहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश 1921 में लुधियाना, पंजाब में हुई। वो तालिब इल्म के ज़माने से ही शायरी करने लगे थे। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद दिल्ली चले आए, फिर तलाश माश में मुंबई पहुँचे, जहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। अपने ज़माने के वो सबसे मशहूर नगमा निगार थे। उनका इंतकाल 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में हुआ। अब है सवाल नंबर 9, तर्जुमा निगारी क्या है? एक अच्छे तर्जुमा निगार को किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? तो आप क्या कह सकते हैं तर्जुमा निगार के बारे में? अल्लामा इकबाल हुआ, नज़ीर अकबर आबादी हुए, हाली हुए। उर्दू के 2-3 मशहूर क्या है नज़्म, कौन है ये? नज़्म निगार हैं। अब इनके बारे में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब बातें आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक नज़्म निगार के लिए क्या बातें ज़रूरी होनी चाहिए, ये हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। सवाल नंबर 10, कहानी अवंती में आसमान में कितने तारे हैं? इस सवाल का अवंती ने क्या जवाब दिया? तो जवाब लिखेंगे, इस सवाल का अवंती ने यह जवाब दिया कि मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये सबक आपने पढ़ा होगा, मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है पर मैं बना दूंगा। सवाल नंबर 11, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? तो आपको जवाब लिखना है, इसका जवाब लिखेंगे आप। सवाल नंबर 11 का जवाब लिखेंगे, अवंती ने अपने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ठीक वहाँ जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है, वही ज़मीन का क्या है? मरकज़ है। ठीक है। सवाल नंबर 12, सआदत अली को अंग्रेज़ अफसरों ने अवध के तहत पर क्यों बिठाया था? तो जवाब लिखेंगे, जवाब है सआदत अली अंग्रेज़ों का दोस्त और बहुत ऐश पसंद आदमी था। उसने अपनी आधी मुमलिकत के साथ साथ 10 लाख रुपए नकद भी दे रखे थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसे अवध के तख्त पर बिठा रखा था। अब है पार्ट सी, यानी आपके पेपर का आखिरी और तीसरा हिस्सा जीम। इसमें भी आपको 10 सवाल दिए गए हैं, आपको इसी 10 में से 6 के ही जवाब देने हैं। बहुत छोटे छोटे जवाब है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये सारे जवाब क्या हैं? कवायद से रिलेटेड हैं और कवायद के सारे वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सवाल नंबर
पहले मैं बता दूं, मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब दीजिए और तहरीर कर कीजिए। सवालों के नंबर मुसावी हैं, इनके सामने हैं, सबके बराबर हैं, मुसावी नहीं बराबर हैं। सवाल नंबर 13, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? मैंने रुबाई का वीडियो बताया था, उसमें बताया था रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 14, नज़्म ए शरीफ इंसानो किस शायर की तख्लीक है? तो आपको जवाब देना है ए शरीफ इंसानो शाहिर लुधियानवी की तख्लीक है। सवाल नंबर 15, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किस सन में हुआ? तो आपको जवाब लिखना है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। अब ये 12th क्लास का जो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी के अंदर उसी प्लेलिस्ट में आपको इनका वीडियो मिलेगा। तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, ठीक है, उर्दू ज़बान का आगाज़ और का, ये सभी वीडियो आपको उसमें जाकर मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। सवाल नंबर 16, गिल्ली डंडा किसका अफसाना है? तो जवाब देना है गिल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। सवाल नंबर 17, रतन सिंह किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं? तो जवाब देना है रतन सिंह अफसाना निगारी के लिए मशहूर हैं। सवाल नंबर 18, काठ का घोड़ा किसका अफसाना है? तो आपको जवाब लिखना है कि काठ का घोड़ा रतन सिंह का अफसाना है। सवाल नंबर 19, गुदड़ी का लाल किसका खाका है? तो जवाब क्या लिखना है? गुदड़ी का लाल मौलवी अब्दुल हक का खाका है। सवाल नंबर 20, पहाड़ और गिलहरी नज्म में गिलहरी वो कौन से काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है? तो आपको जवाब क्या लिखना है? जवाब लिखना है गिलहरी छालियाँ तोड़ सकती है, गिलहरी छाड़ियाँ तोड़ सकती है, पहाड़ पर चढ़ सकती है, ये सब उसके इख्तियार में था, जो कि पहाड़ी सब काम नहीं कर सकता था। सवाल नंबर 21 में लिखेंगे प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। और आखिरी सवाल है मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूओं का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए का नाम है उर्दू मुअल्ला और अवध हिंदी। अवध हिंदी ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का क्या है? मजमुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चैप्टर, कोई बात, कोई इससे इशू, कोई क्यूरी अगर आपके जहन में रह जाती है तो आप बिलाशुबा मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू की बेहतरीन इसमें तैयारी करवाई जाएगी। और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी ज़बरदस्त तैयारी के साथ, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।